कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देरी सही, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो है वो इस बारे में अपना एक ट्वीट किया और बयान उन्होंने दिया कि जो छतरपुर में जो हुआ बुलडोजर कांड, उसको लेकर प्रियंका ने अपना बयान दिया। लेकिन देश का जो युवा है, देश का खासकर जो मुसलमान है, वो इन मुद्दों को लेकर काफी तजब्जुब में है, पसोपेश में कि हम क्या करें, कांग्रेस की तरफ से कौन बोल रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। असम के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि मैं तो हिंदू की बात करूंगा, तो क्या कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप शपथ लेते हैं कि मैं सभी धर्मों की और सबकी बात करूंगा, लेकिन वो साफ कहते हैं कि मैं एक धर्म की बात करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी को क्या ऐसे मामलों को कोर्ट में नहीं घसीटना चाहिए? अक्सर ये रहता है कि जो विधायक जो होते हैं, तो उनका काम होता है लोगों के मकानों को सही से बनाना, उनके इलाकों को सही से रखना, ये विधायक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अहमदाबाद के कुछ बीजेपी के विधायकों पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों के मकानों को तुड़वाने के लिए पत्र लिख रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को और तमाम चीजें कर रहे हैं। अशांत धारा जो है वो एक नासूर साबित हो रहा है इस वक्त। नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात कही, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ये मांग लगातार उठती है कि जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अब ये कहा जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर था, जिस पर महिलाओं को लेकर आरोप लगा, बीजेपी का एमएलए था, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। इसके अलावा महिला पहलवान बेटियां जो थी हमारी, उनके साथ में जो हुआ, बीजेपी का सांसद था, मोदी अमित शाह का करीबी था, उसके खिलाफ न बुलडोजर चला, न कोई कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आशाराम का मामला भी उसके अंदर है, उसको सजा भी हुई, न उसके आश्रम पे बुलडोजर चला, न कहीं बुलडोजर चला। इसी तरीके से पंजाब के अंदर एक बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, उनको भी सजा हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी बार बार पैरोल पर बाहर आते रहे। कहीं पर भी जहां बीजेपी शासित राज्य होते हैं, वहां जैसे आज ही महाराष्ट्र के अंदर एक नर्सिंग की छात्रा, 20 साल की छात्रा, उसके साथ में बलात्कार हुआ, लेकिन बीजेपी के लोगों को सांप सूंघ गया है। ममता बनर्जी के वहां कुछ होता है बंगाल में, तो बीजेपी खुलकर आती है महिला बचाने के लिए। तो इनका महिला सशक्तिकरण भी सिलेक्टिव है। देश भर के मुसलमान जो है ये सवाल करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर प्रताड़ितों से मिलते हैं। हाथरस के परिवार से मिले, मणिपुर जाकर राहुल गांधी मिले, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं कि बिल्किस से क्यों नहीं मिलने जाते। कई सारे नए पुल बने थे, 1 साल भी नहीं हुआ, वो पुल को तोड़ने का भी ऑर्डर दिया गया। यानी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबा हुआ है एमसीए कहा जाए, जबकि मोदी तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता को धार्मिक अफीम देते रहो और भ्रष्टाचार करते रहो, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर या हर एक के नाम। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2014 के बाद से 2024 तक ये रहा कि जो बिल चाहते थे बहुत आसानी से पास करवा लेते थे। ये वक्फ एक्ट का जो बिल रहा, कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की जो मजबूती रही, उस वजह से कहीं ना कहीं अब जो है वो एक के बाद एक पटकनी जो है वो मोदी और शाह को मिल रही। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश भर में जिस तरीके से जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है, देश भर में बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। देश का युवा और खासकर अल्पसंख्यक और मुस्लिम युवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक उम्मीद से देखता है। पिछले 3 दिनों के अंदर बीजेपी शासित राज्यों के 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बयान आए। एक असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने कहा कि मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू की बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। दूसरे एक मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जिन्होंने कहा कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम और जय श्री कृष्णा ये सब कहना होगा, यहाँ की खाते हैं बाहर की बजाते, इस तरह की बातें मोहन यादव ने कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए गए बयान हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर की जो राजनीति है, ज्यादातर मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जहां देखो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। ये सवाल हमेशा खासकर देश के युवा के जहन में, चाहे वो हिंदू युवा हो, चाहे वो मुस्लिम युवा हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, लेकिन ये सवाल हमेशा उनके जहन में चल रहा है कि आखिरकार इस देश के अंदर क्या हो रहा है। तो देश में
खासकर मुसलमानों को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर आज हम कांग्रेस पार्टी के नेशनल वाइस चेयरमैन शाहनवाज शेख और जो कि दिल्ली के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, इंचार्ज हैं शाहनवाज शेख, उनसे हम बातचीत करेंगे। शाहनवाज भाई, जिस तरीके से जो मैंने बताया पिछले 3 दिनों के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के जो बयान आए और जो बुलडोजर की राजनीति है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में जब से ये बुलडोजर की राजनीति चल रही है, एक तरह से देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जैसा कि इंडिया गठबंधन ने हिंसा, नफरत और ये जो बुलडोजर की राजनीति, इसकी हवा निकाली और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को फेल किया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई एजेंडा बचा नहीं है। ये जो बुलडोजर तंत्र है, ये सिर्फ डराने का हथकंडा है। इनको ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाकर, जैसे अभी 4 स्टेट के चुनाव आ रहे हैं, तो ये कम्युनल लाइन से हटना नहीं चाहते। इसी लाइन के आसपास इनकी पॉलिटिक्स चलती है और इसी लाइन को इनको पकड़ के रखना है, इसी से पॉलिटिक्स करनी है। बात मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जब इस तरह की बात करता है तो सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ रह जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो जनता के सामने है। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं, भले ही सरकार उनकी बनी है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव का जो मैंडेट था वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया, उनको सीटें मिली, उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन ये तो तय हो गया कि देश के लगभग 65% लोग ने रिजेक्ट किया एनडीए गठबंधन। 30-35% वोट ला करके वो सरकार में बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने रिजेक्ट किया, उनके इसी नफरत और हिंसा के एजेंडे को रिजेक्ट किया। अब बुलडोजर तंत्र की अगर हम बात करें तो फिर पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कोर्ट, ये सब की क्या ज़रूरत है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो मकान तो उसकी मम्मी के नाम पे, उसकी माँ के नाम पे होगा, उसके बाप के नाम। परिवार को किस तरह से आप उसको उस पर इस तरह का हमला कर सकते? सजा कैसे परिवार को सजा दे रहे हो आप? अगर मोदी जी का तो ये नारा था कि हम तो हर गरीब के सर पर जो है वो छत दे देंगे, लेकिन ये तो उल्टा छतें उजाड़ रही है। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना, मीडिया ट्रायल होना, पहले से आपने तय कर दिया कि ये दोषी है। किसी भी मामले में जो ट्रायल होगा, एफआईआर होगा, कोर्ट तय करेगा ना कि ये दोषी है या नहीं। आपने तय कर लिया, आपका कलेक्टर तय कर लेगा, आपका डीएम तय कर लेगा कि ये दोषी है। और अगर वो दोषी है भी, उसके परिवार का क्या दोष है? परिवार को इस तरह से आप बताइए, देश में करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, किसी का ड्रग्स डीलर का कोई घर बुलडोज किया गया अभी तक? कोई भी जीएसटी चोरी करने वाला, इनकम टैक्स की चोरी करने वाला, करोड़ों रुपए, विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इस तरह के लोग जो करोड़ों रुपया लेकर देश के बाहर चले गए, भाग गए, आज भी उनके घर पे कभी बुलडोजर चला है? नहीं चला। तो ये जो ड्यूअल पॉलिसी है, जो रवैया है सरकार का, स्पष्ट तौर पर एक समुदाय को डराना और उसको डरा करके उस नैरेटिव के साथ राजनीति करना, और ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों के लिए जो कि दिख रहा है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। महाराष्ट्र में हार रही है, झारखंड में हार रही है, हिमाचल हरियाणा में हार रही है और दिल्ली में भी। तो उनको दिख रहा है कहीं जीत नहीं रहे। जिस तरह से कंगना रनावत के बयान आए, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की कार्यवाही चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति और कम्युनल राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देरी सही, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो है वो इस बारे में अपना एक ट्वीट किया और बयान उन्होंने दिया कि जो छतरपुर में जो हुआ बुलडोजर कांड, उसको लेकर प्रियंका ने अपना बयान दिया। लेकिन देश का जो युवा है, देश का खासकर जो मुसलमान है, वो इन मुद्दों को लेकर काफी तजब्जुब में है, पसोपेश में कि हम क्या करें। कांग्रेस की तरफ से कौन बोल रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। असम के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि मैं तो हिंदू की बात करूंगा, तो क्या कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप शपथ लेते हैं कि मैं सभी धर्मों की और सबकी बात करूंगा, लेकिन वो साफ कहते हैं कि मैं एक धर्म की बात करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी को क्या ऐसे मामलों को कोर्ट में नहीं घसीटना चाहिए ताकि मुसलमानों के अलावा भी संविधान को जो लोग मानते हैं इस देश में, वो लोग जो है वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा वो रखें? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा है। अगर आप इसको नज़दीक से देखोगे
तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और किसान आंदोलन में हम देखा सिख समुदाय के खिलाफ भी इस तरह की बातें हुई। अब देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये मुसलमान का नाम लेकर के और भी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी मुखर लीडर ने जब जब भी माइनॉरिटीज़ पे इस तरह के हमले हुए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पादरियों को मारा गया, बहुत सारे चर्च पे हमले किए गए। तो जिस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, और जो दबे कुचले लोग हैं, जो आदिवासी हो, दलित हो, जो भी कमज़ोर हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी हमले कर रही है। लेकिन जब जब भी इस तरह का अन्याय हुआ है तो न्याय की लड़ाई लड़ने सबसे पहले राहुल गांधी आगे आए हैं और हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। उनका ये कहना है कि हम नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते, मोहब्बत से ही हम निभाएंगे। और जिस तरीके से बहुत ही आसानी से मोहब्बत के पैगाम से भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी लोकसभा के चुनाव में, यही सारे मुद्दे थे, यही बुलडोजर तंत्र था, यही लिंचिंग था, यही हिंसा का वातावरण था, यही नफरत का वातावरण था। इसी वातावरण में एक लीडर उठा जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, 6500 किलोमीटर की न्याय यात्रा की और जनता को जगाया और जनता के मुद्दों पे बात की। तो चुनाव का नैरेटिव भी बदला, मुद्दे भी बदले। आज बुलडोजर एक सिर्फ मात्र एक सिंबॉलिक है, उसके पीछे क्या चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है एक तरफ, पूरी मीडिया, लोगों का ध्यान उस तरफ जा रहा है। यानी खासकर देश के हिंदुओं को ये दिखाया जाता है कि हम अब्दुल का स्क्रू टाइट कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में पीछे हिंदुओं की जेब खूब खाली की जा रही है। वही बात है कि इस तरह जब इस बुलडोजर की तरफ सबका ध्यान जा रहा है तो किसी को नहीं देख रहा है कि बुलडोजर महंगाई कहाँ चल रही है, जीएसटी का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का मामला हमने सबने देखा। किसी भी एक भी आज देखिए पूरे देश में बारिश की वजह से जो हालात है, जिस तरह के बाढ़ के, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। तो जो गवर्नेंस का जो रोल होना चाहिए वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्यादों को उन्होंने कलेक्टर के रूप में, डीएम के रूप में बिठा दिए हैं, अपने प्यादों को मुख्यमंत्री के रूप में बिठा दिए हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो भी नहीं निभा पाए थे धर्म। उनके ही एक सीनियर नेता ने उनको कहा था कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। तो राजधर्म निभाना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं आता है। ठीक है, अब माहौल है देश का, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे हमें भरोसा है, न्याय तंत्र पे भी हमें भरोसा है। इस तरह के जितने भी मामले रहेंगे, हमारे सांसदों ने आवाज़ उठाई है, संसद में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई और जहाँ जहाँ भी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर करने की भी वहाँ पर आवेदन दिया है। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की वारदातें हुई है, लीडरशिप ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया है। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात कही, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ये मांग लगातार उठती है कि जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अब ये कहा जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर था जिस पर महिलाओं को लेकर आरोप लगा, बीजेपी का एमएलए था, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। इसके अलावा महिला पहलवान बेटियां जो थी हमारी, उनके साथ में जो हुआ, बीजेपी का सांसद था, मोदी अमित शाह का करीबी था, उसके खिलाफ न बुलडोजर चला न कोई कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आशाराम का मामला भी उसके अंदर है, उसको सजा भी हुई, न उसके आश्रम पे बुलडोजर चला न कहीं बुलडोजर चला। इसी तरीके से पंजाब के अंदर एक बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, उनको भी सजा हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी बार बार पैरोल पर बाहर आते रहे। कहीं पर भी जहां बीजेपी शासित राज्य होते हैं, वहां जैसे आज ही महाराष्ट्र के अंदर एक नर्सिंग की छात्रा, 20 साल की छात्रा, उसके साथ में बलात्कार हुआ, लेकिन बीजेपी के लोगों को सांप सूंघ गया है। ममता बनर्जी के वहां कुछ होता है बंगाल में तो बीजेपी खुलकर आती है महिला बचाने के लिए। तो इनका महिला सशक्तिकरण भी सिलेक्टिव है। साल देखिए, ये देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10-15 सालों में ये देखने को मिला है कि जो आरोपी है उसका धर्म देखा जाता है, उसकी जाति देखी जाती है। बलात्कार किसका हुआ है, वो किस जाति से है, किस धर्म को फॉलो करते हैं, बलात्कार करने वाले किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस जाति से आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको देख करके आज देखिए जिस तरह से मैं अभिनंदन देता हूँ आपको कि आपने बहुत ही ज़रूरी मौजू पे आपने बात की कि ये बलात्कारी जितने भी हैं
कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। चल भाई देखिए, ये बात तो तय है कि ज़्यादातर जितने भी बलात्कार के किस्से जो आपने देखने मिले, ज़्यादातर बीजेपी के नेता ही क्यों शामिल होते हैं उसमें। कोई बीजेपी का सांसद, कोई आप एक बेटी जंतर मंतर पे जो न्याय की गुहार लगा रही थी, ओलंपिक में जो मेडल लेकर आती है, देश का नाम रोशन करती है, वो कहती है कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनके साथ यौन शोषण किया। तो ये सारे आरोप लगते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और उनके नेताओं पे ही लगते हैं, और उनके घरों पर क्यों बुलडोजर नहीं चला। तो ये जो नया नैरेटिव जो देश में देखने, न्यू इंडिया में जो देखने को मिल रहा है कि जो अपराधी है वो अपराधी की जाति और उसका धर्म देखा जा रहा है, उस हिसाब से उसको कार्यवाही की जा रही है। आपने अगर कठोर निर्णय लिए होते, बलात्कार के केसेस में जल्दी ट्रायल किए होते, सजा दी होती, तो मैं समझता हूँ कि इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, स्टूडेंट्स के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कैंपस में बलात्कार हो रहे हैं, मतलब लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं दिख रही। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात है, इस पे किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए। कोई भी मंत्रालय क्या कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। आपकी गवर्नेंस क्या कर रही है। तो जितने भी हादसे हो रहे हैं, ना तो उस पर किसी को सजा मिल रही है, इस तरह की वारदातों पे किसी को सजा नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, जिसको अपराध करना है, चाहे वो फाइनेंस फ्रॉड करना हो, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी करनी हो, चाहे बलात्कार करना हो, लूट करनी हो, चोरी करनी हो, कुछ भी आपराधिक मानसिकता वाला जो व्यक्ति है, उसको एक तरह से शेल्टर मिला हुआ है। उसको लगता है कि इस सरकार में मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुलेआम कर सकता हूँ ये सब। तो कहीं ना कहीं अपराधियों की हिम्मत बड़ी है। ये जो गुड गवर्नेंस का नारा है, ये खोखला है, झूठा है। महिला किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, देश का छात्र सुरक्षित नहीं है, देश का युवा सुरक्षित नहीं है। देश के किसी भी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी सीना चौड़ा करके नहीं कह सकती कि हमें इस एजेंडे पर वोट देना चाहिए। किसी भी सारे एजेंडे पर वो विफल गए हैं, फ्लॉप गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की फ्लॉप सरकार साबित हुई तो सिर्फ और सिर्फ वो ध्रुवीकरण की राजनीति और इसी तरह का बुलडोजर तंत्र की राजनीति पर ही वापस लौटे हैं। अच्छा, दुनिया भर में, माफ करिएगा, देश भर के मुसलमान जो है ये सवाल करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर प्रताड़ितों से मिलते हैं। हाथरस के परिवार से मिले, मणिपुर जाकर राहुल गांधी मिले, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं कि बिल्किस से क्यों नहीं मिलने जाते। देखिए, बहुत सारे मामले जो कोर्ट में चल रहे होते हैं उसमें इंटरफेयर करना या उस तरह से मामलों में, लेकिन खुलकर बोला है मैंने। आपने देखा होगा, राहुल गांधी का बयान उठा के देख लीजिए, बिल्किस बानो के मामले में या प्रियंका गांधी का बयान आपको मिलेगा। तो हमने जब भी हमारी मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत के आपको बयान लगातार देखने मिलेंगे। अभी राहुल जी कश्मीर में मुस्लिम महिलाओं से मिले। तो राहुल गांधी का क्लियर है इस मामले में कि भाई वो जो भी प्रताड़ित हो रहा है देश में, हर मजहब के लोग, हर मजहब का लोगों का, जितने भी समाज के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और कांग्रेस की तो ये कहा जाता है, कांग्रेस की तो जान शुरू से ये रही है कि कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम किसी धर्म के लिए बात नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा हर धर्म की बात की है। नहीं, देखो, कांग्रेस ने हमेशा पॉलिसी की बात की है। आपने कांग्रेस की जो सरकारों में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जोर दिया पॉलिसी पर, और पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए सरकार भी दांव पे लगाई हो। आपने देखा होगा न्यूक्लियर डील के समय सरकार अल्पमत में थी और उसके लिए विश्वास मत हासिल करना पड़ा। तो हमने सरकारों को भी गवाया है, दांव पे लगाया है, लेकिन हमने पॉलिसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज देश में वही पॉलिसीज है जिसकी वजह से आज लोगों को अनाज मिल रहा है। लोगों को जो मनरेगा का ढोल पीटा जा रहा था, उस पर हंसी उड़ाई जाती थी, आज वही मनरेगा देश के गरीबों को, गांव के लोगों को रोजगार दे रहा है। राइट टू एजुकेशन के चलते गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। राइट टू फूड के चलते लोगों को खाना मिल रहा है। राइट टू वर्क के चल के लोगों को काम मिल रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग, हमने कानून को हमेशा मजबूत बनाया, हमने संविधान को हमेशा मजबूत। आज हम जब ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमाओं को तोड़कर और आगे तक जाना चाहते हैं, हम जातीय गणना की बात इसलिए ही कर रहे हैं कि देश का 80% से 85% लोग बहुत बुरी स्थिति में है, प्रशासन की किसी भी व्यवस्था में वो नहीं है। तो एक बार जातीय जनगणना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग छूट गए हैं मुख्य पदों पर, आज एक कम्युनिटी, एक कास्ट के लोग बैठे हैं, मठाधीश जो बैठे हैं, उन मठाधीश की सिंडिकेट को तोड़ना है और दबे कुचले लोगों को आगे लाना है। तो सिस्टम में जब दबे कुचले लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ इस तरह के अन्याय भी कम होंगे।
अच्छा, आप गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से। एक खबर मैंने पढ़ी थी अहमदाबाद की कि अक्सर ये रहता है कि जो विधायक जो होते हैं तो उनका काम होता है लोगों के मकानों को सही से बनाना, उनके इलाकों को सही से रखना, ये विधायक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अहमदाबाद के कुछ बीजेपी के विधायकों पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों के मकानों को तुड़वाने के लिए पत्र लिख रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अशांत धारा जो है वो एक नासूर साबित हो रहा है इस वक्त। देखिए, ये इसके पीछे भी वही पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत सारे लीडर्स की ज़मीन का इशू रहता है, बहुत सारे व्यक्तिगत मामले होते हैं, उसको पॉलिटिकल रंग दिया जाता है, उसको कम्युनल रंग दिया जाता है। अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे सांसद इस तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं कि भाई व्यक्तिगत रंजिश दूर करने के लिए वो एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। अगर कोई मकान इल्लीगल है तो वो इल्लीगल बन कैसे गया? आप उसको वहाँ पर नहीं रोक सकते। जब वहाँ पर लोग रहने आ जाते हैं, लोग रहने शुरू कर देते हैं, तब आपको पता चलता है कि इल्लीगल है। तब आप बुलडोजर लेकर पहुँच जाते हो किसी लीडर के कहने पर, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के कहने पर, और फिर जो होता है वो सबको पता है। आज देख लीजिए, देश के आज अहमदाबाद कॉरपोरेशन की बात करें, प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी जो एस्टेट विभाग कर क्या रहा है, सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ तोड़ कर रहे हैं। आप देखेंगे कॉरपोरेशन में, उठा के देखिए आज पूरा कॉरपोरेशन का जो प्रशासनिक तंत्र बीजेपी को क्यों बदलना पड़ा, क्यों जो अधिकारी थे उनको बदलना पड़ा, क्यों इनका जो संगठनात्मक जो देख रहे थे उनको क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि करोड़ों रुपए की कटकी हो रही थी, करोड़ों रुपए। भ्रष्टाचार के कई सारे पुल जो है वो अहमदाबाद में टूटे हैं, कई सारे नए पुल बने थे, एक साल भी नहीं हुआ वो पुल को तोड़ने का भी ऑर्डर दिया गया। यानी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबा हुआ है एमसीए कहा जाए, जबकि मोदी तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार में मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात सरकार का कोई विभाग बाकी नहीं। आपने देखा होगा कि जितने भी मामले हुए, मोरबी के ब्रिज की बात हो या तक्षशिला ट्यूशन क्लास सूरत की बात हो, राजकोट के हरणी बोर्ड की बात, राजकोट की गेमिंग जोन की बात हो, बड़ौदा के हरणी बोर्ड, तो ये सब मामलों में लगभग 250 लोग मरे। ये प्रशासन की चूक थी। आज अब अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद का कोई इलाका बाकी नहीं जिसमें पानी नहीं भरा हो। तो ये फेलियर है। ये पूरी तरह से आज आप समझे डबल इंजन की बात करते हैं, ये तो ट्रिपल इंजन की बात हो गई ना। कॉरपोरेशन में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, सेंट्रल में बीजेपी। कहाँ पर आपको ना तो फंड की कमी है, 12,000 करोड़ का बजट है एएमसी का, तो ये कहाँ पर पैसा जा रहा है? हाईकोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है कि रोड टूट रहे हैं, हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब प्रशासन और सरकार काम नहीं कर रही। तो जो रोड टूट रहे हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, जो आज अहमदाबाद के और पूरे गुजरात की जो हालत है, इसमें जिम्मेदार सरकार खुद है। सरकार का भ्रष्ट तंत्र है। पहले होता था कि कोई लीडर कॉन्ट्रैक्टर होता था, लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और करप्शन होता था। अब तो डायरेक्ट ऑफिसर खुद इन्वॉल्व है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफिसर खुद पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। ये स्थिति में कैसे आप क्वालिटी की बात करेंगे? तो जो डेवलपमेंट की बात है ये खोखली बात है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन से भरा हुआ कॉरपोरेशन, कमीशन से भरा हुआ कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट से भरा हुआ। यानी ये कि जनता को धार्मिक अफीम देते रहो और भ्रष्टाचार करते रहो, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर या हर एक के नाम पर भ्रष्टाचार करते वही बात है कि भाई कम्युनल एजेंडा छोड़ दिया आपने और उसी पे लोग बात करते रहे, लोग बुलडोजर पे बात करते रहे, लोग लिंचिंग पे बात करते रहे, और इस तरफ नीट पर कोई बात नहीं होगी, इस तरफ बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी, इस तरफ महंगाई पर कोई बात नहीं होगी। आप एक बिल पर चर्चा करते हैं और दूसरे बिल आसानी से निकल जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो बहुत सारे बिल ऐसे साइलेंटली पार्लियामेंट में आ जाते हैं जिस पे किसी तरह की चर्चा, क्योंकि वो एक बिल, जैसे मान लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी का जो बिल लेकर आए, वो उनको पता है इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कानूनी दांव पेच में उलझा के रखो। जेसीपी में जाएगा, वहाँ चर्चा होगी, वहाँ से वापस आएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर रोक दिया जाए, जिस तरह CNRC का हुआ। इनके पास जो ठोस कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पीड़ित है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ना तो किसी बुद्धिजीवियों से, विद्वानों से ना तो चर्चा करते हैं, ना तो पॉलिसी मेकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे किसी तरह का कोई मशवरा करते हैं। इनको रात में सपने में पता नहीं कौन आकर देकर जाता है कोई फॉर्मूला, और मॉर्निंग में उठकर वो जनता के बीच में छोड़ देते हैं। असली में ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर चर्चा होती रहे, मीडिया में चर्चा होती रहे, सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहे, और जिस तरह के जो बिल है वो कानूनी बिल धीरे से पास कर दिए जाए, जमीनें उद्योगपतियों को दे दी जाए, सारे इंस्टीट्यूशन
आप देखिए देश के कोई इंस्टीट्यूशन बचे नहीं है, सभी इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन कर दिए, सारे पोर्ट दे दिए, सारे एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे दे दिया, LIC दे दिया, सब तो दे चुके हैं। अब वक्फ की जमीनें देने वाले हैं। हाँ, अब बचता क्या है, देखिए जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से चल रही है, इन हालात में फॉरेन का फंडिंग पूरी तरह से खत्म हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, फॉरेन की कंपनीज यहाँ से बंद हो गई है, बहुत सारी लोग चले। आप समझे 20-20, 25-25 लाख लोग आज इंडिया छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? उल्टा जो लोग जा रहे हैं वो हमारे यहाँ से लोन ले लेकर जा रहे हैं, हमारा पैसा ले लेकर जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं वो भी है, और अब पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारी जो एसेट है, हमारी जो प्रॉपर्टी, जो देश की जनता की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है एक तरह से देखा जाए, वो बेच रहे हैं। उनको मतलब नहीं आदिवासियों का घर बन रहा है नहीं बन रहा, दलितों के साथ क्या हो रहा है, विस्तार खेडू तो किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई है तो किसान है। तो ये स्थिति में सरकार तो बेचना चाहती है, तो अब नज़र उनको वक्फ की प्रॉपर्टी पे है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है तो उसको कैसे हड़पा जाए, अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को कैसे दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो सरकार है, इसको गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मजलूम है, जो छूट गया है, जो अंत्योदय और स्वराज की बात थी गांधी जी की, उस मूल मंत्र से तो कोसों दूर है। लेकिन इस बार ये थोड़ा अच्छा रहा कि जो लोग ये देख रहे थे और जो लोग वाकई में एक भारत श्रेष्ठ भारत नेक भारत चाहते हैं, उन लोगों ने ये देखा कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2014 के बाद से 2024 तक ये रहा कि जो बिल चाहते थे बहुत आसानी से पास करवा लेते थे। ये वक्फ एक्ट का जो बिल रहा, कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की जो मजबूती रही, उस वजह से कहीं ना कहीं अब जो है वो एक के बाद एक पटकनी जो है वो मोदी और शाह को मिल रही है। बिल्कुल, पार्लियामेंट में देखिए, राज्यसभा में भी वो कोई बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, और लोकसभा में ठीक है गठबंधन करके उन्होंने सरकार तो बनाई हुई है, लेकिन बहुत सारे अपोजिशन दल ऐसे हैं जिनको राज्य में भी सभी समुदाय के वोट लेने होते हैं। तो उस सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और वो उनके मूल एजेंडे से हटकर काम कर रही है। बहुत सारे आपको देखना, आप आज प्रधानमंत्री के सुर बदले हुए हैं, गृहमंत्री के बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। तो कुल मिलाकर के इवन इंटरनल भी पार्टी में बहुत सारे, जैसे गडकरी कुछ बोल रहे हैं, योगी कुछ और बोल रहे हैं, बहुत एक बड़ा ग्रुप जो है जो विदिन पार्टी भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मुश्किल से 6 महीने या 1 साल के भीतर हो सकता है कि सरकार गिर जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये भी हम इसको नकार नहीं सकते कि बहुत सारे हालात ऐसे क्रिएट होंगे, ऐसे बिल, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जिसके खिलाफ उनके ही पार्टी के लोग और उनके ही जो घटक दल है, मोदी शाह की बैसाखी छिन जाएगी ऐसा लगता है। डेफिनेटली एनडीए के जो साथी पक्ष हैं उनको भी अपने स्टेट की पॉलिटिक्स बचानी है। तो आने वाले दिनों में चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को भी सोच, देखिए पासवान ने क्या कहा, चिराग पासवान ने तो इनसे हटकर ही बात की ना। तो ऐसे बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ये बैसाखी वाली सरकार है, ये जनता के मैंडेट की सरकार नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि 5 साल पूरे कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।